टुडेज़ टॉपिक इज़ थोरैसिक इंजरी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके कंटेंट्स को देख लेते हैं। इसमें हम लोग थोरैक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, थोरैसिक इंजरी की डिफिनीशन देखेंगे, एनाटॉमी ऑफ द थोरैक्स। इस वीडियो में मैंने एनाटॉमी को 2 पार्ट में स्टडी किया है। सबसे पहले इसके बोनी थोरैसिक केज के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके वाइटल ऑर्गन्स की एनाटॉमी देखेंगे। टाइप्स ऑफ द थोरैसिक इंजरी, एटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। थोरैक्स जो है बॉडी का अपर पार्ट होता है। थोरैक्स में रिब्स पाई जाती हैं जो कि 12 पेयर्स होती हैं। 12 पेयर्स वर्टिब्री होती है, थोरैसिक वर्टिब्री, और स्टर्नम होता है। जो 12 पेयर्स रिब्स होती हैं वो एंटीरियरली स्टर्नम से कॉस्टल कार्टिलेज के द्वारा अटैच होती हैं और पोस्टीरियरली थोरैसिक वर्टिब्री से अटैच होती हैं। इसे ऑस्टियोकार्टिलेजिनस केज भी कहते हैं। थोरैक्स जो थोरैसिक केज है उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे रेजिस्टिंग द नेगेटिव इंटरनल प्रेशर जनरेटेड बाय द इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग्स, रिस्पायरेशन इंड्यूस्ड मूवमेंट। ये जो है अपर लिम्स के अटैचमेंट को प्रोवाइड कराता है। अपर लिम्स का जो पोजीशन है उसके मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो अटैचमेंट है मसल्स की, वो भी थोरैसिक केज ही प्रोवाइड कराता है। 33% केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की नीड नहीं होती है। इसमें जो चेस्ट इंजरी है उसमें 2 तरह की ब्लीडिंग्स हो सकती हैं, इंटरनल ब्लीडिंग या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग। जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो जो है ऑर्गन के डैमेज होने की वजह से या फिर उसके पेनिट्रेट होने की वजह से हो सकती है। जो थोरैसिक इंजरी है अगर उसमें लंग्स को अफेक्ट हुआ, अगर लंग्स में कोई डैमेज हुआ तो जो एयर एक्सचेंज की प्रोसेस है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड प्यूरिफाई होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफाई होता है, उसकी जो प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर जो हार्ट है उसके पंपिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोरैसिक इंजरीज़ को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वेयर द ट्रॉमा जो है वो कहाँ पे है, वो चेस्ट की वॉल पे है या फिर कहीं और है। दूसरा काइंड ऑफ ट्रॉमा, कि जो ट्रॉमा है वो किस प्रकार का है, या तो ट्रॉमा ब्लंट होगा या फिर पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा होगा। तो वेयर कैसे पता करेंगे? सपोज दिस इज द थोरैक्स। तो ये जो पार्ट है जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, उसको चेस्ट पोर्शन कहते हैं। बाकी इसके जो लैटरली है वो लंग्स प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे आर्च ऑफ अओर्टा होगी। जैसे कि इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि एक बंदा गाड़ी चला रहा था और वो ड्यू टू सम रीजंस स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया। तो इसमें ये एंटीरियरली स्टर्नम है, पोस्टीरियरली जो है वो थोरैसिक रिब्स हैं, और ये लैटरली है तो ये जो है लैटरली रिब्स प्रेजेंट है। रिब्स जो हैं वो कर्व्ड मैनर में होती हैं। जो रिब्स है वो कर्व
मैनर में होती है। आगे जो है वो कॉस्टल कार्टिलेज से स्टर्नम से जुड़ी होती है और पीछे थोरैसिक वर्टिब्री से अटैच होती है। और लैटरली जो है इसके लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ये सैज व्यू है, अगर हम सामने से देखें तो कुछ इस तरीके का होगा। दीज आर द लंग्स। यहाँ पे हार्ट होगा, यहाँ पे आर्च ऑफ अरोटा होगी, सामने से टक्कर लगा है तो। और जो रिब्स है वो इस तरीके से आगे की तरफ आएंगी। तो अगर रिब जो है यहाँ से डैमेज हो जाती है या फिर यहाँ से डैमेज हो जाती है तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ है। या तो फिर वो अंदर की तरफ लंग्स को पेनिट्रेट करे और इंजरी कॉज करे, या तो फिर बाहर की तरफ जो स्किन है उसको पेनिट्रेट करे और वहाँ से ब्लीडिंग हो। अगर अंदर कोई इंजरी होती है तो इंटरनल ब्लीडिंग होगी, लेकिन वही जो बोन है, रिब बोन है, वो अगर बाहर स्किन को पेनिट्रेट करके आती है तो वहाँ से एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगी। और एक और चीज़ हो जाती है, यहाँ पे स्टर्नम पाई जाती है, तो जब ये इससे टकराएगा तो हो सकता है कि स्टर्नम फ्रैक्चर भी हो जाए। अब इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं। दिस इज़ क्लैविकल। क्लैविकल जो होती है वो सबसे कमज़ोर हड्डी होती है, ये आसानी से टूट जाती है, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। इंटीरियरली जो है वो स्टर्नम प्रेजेंट होता है। स्टर्नम 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, अपर मैनुब्रियम, आफ्टर दैट बॉडी of the sternum, and this is the zymphoid process. This one is the costal margin, और ये जो है वो costal angle है। दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होती है उसे इंटरकॉस्टल स्पेस कहते हैं। जो सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस है वो सेकेंड और थर्ड रिब के बीच में है। दिस इज़ द कॉस्टल कार्टिलेज, जो कि इसी कॉस्टल कार्टिलेज की वजह से रिब्स जो है स्टर्नम से अटैच होती है। दिस इज़ द डोम ऑफ डायफ्राम। दिस इज़ द 7th इंटरकॉस्टल स्पेस। जो 11th और 12th रिब्स होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। जैसे ये लास्ट में थोड़ी सी दिखाई दे रही है, ये फ्लोटिंग रिब्स है। फ्लोटिंग रिब्स जो है उसे फ्लोटिंग रिब्स या फॉल्स रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है इंटीरियरली इंटरकॉस्टल मसल के द्वारा स्टर्नम से अटैच नहीं होती है। अब इसकी विसरांस की एनाटॉमी देख लेते हैं। जो लेफ़्ट लंग है उसमें 2 लोब्स होते हैं और एक ऑब्लिक फिशर होता है, जबकि जो राइट लोब है उसमें राइट लंग है उसमें 3 लोब्स होते हैं, जिसमें 2 फिशर होते हैं। ये हॉरिजेंटल फिशर है और ये ऑब्लिक फिशर है। ये जो यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है दिस इज़ द कार्डियक नॉच, और यहाँ से निकलती है आर्च ऑफ अओर्टा। This is the axillary vein. This is subclavian vein and artery. This is the thoracic duct. This one is the thoracic duct. This one is the thoracic artery. यहाँ पे ये क्लैविकल है और ये जो फर्स्ट रिब है। दिस इज़ द जिम्फॉइड प्रोसेस। अब चेस्ट इंजरी का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्पेसिफिक चेस्ट इंजरीज, स्पेसिफिक पल्मोनरी इंजरीज। पल्मोनरी इंजरीज मतलब जो इंजरीज इसके वाइटल ऑर्गन्स से
रिलेटेड है। चेस्ट इंजरीज़ को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ ब्लंट इंजरी और पेनिट्रेटिंग इंजरी। ब्लंट इंजरी में रिब फ्रैक्चर, स्टर्नम फ्रैक्चर, फीटल चेस्ट होता है, और पेनिट्रेटिंग में गन शॉट या फिर स्टैब वुंड हो सकता है। जबकि स्पेसिफिक पल्मोनरी इंजरीज़ में न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, कार्डियोथोरैक्स, कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है। नेक्स्ट, ब्लंट इंजरीज़। ब्लंट इंजरीज़ वो होती हैं जैसे कि फ्रैक्चर हुआ तो उसमें 2 टाइप के फ्रैक्चर हो सकते हैं। एक तो फ्रैक्चर वो होगा कि रिब जो है वो टूट गई और उसके अंदर ही है, जो स्किन है उसके अंदर ही है, तो इससे क्या होगा, ये ब्लैक कलर की मार्किंग या फिर नीलापन जैसा आ जाता है कहीं कोई भी चोट लगती है। तो ये होने ऐसी अगर कोई इंजरी है, फ्रैक्चर है, ब्लंट इंजरी है, तो इसमें क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी या स्टमक में एक होगा, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे के साइड में फ्लोटिंग रिब्स हैं, यहाँ पे स्प्लिन पाई जाती है और जो इम्पैक्ट है वो सीवियर हो सकता है। ब्लंट इंजरीज़ जो है वो किसी भी कार को ड्राइव करते वक्त स्टीयरिंग व्हील से टकरा जाने से हो सकती है, या फिर ब्लंट इंजरीज़ कभी कभी मार पिटाई में भी हो जाती है। स्पेसिफिक चेस्ट इंजरीज़, इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसमें थोरैसिक केस क्लियरली विजिबल है, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि ये जो रिब्स हैं उसका फ्रैक्चर हो जाए या फिर स्टर्नम है उसका फ्रैक्चर हो जाए। मोस्ट कॉमनली फर्स्ट एंड सेकेंड रिब्स जो है वो फ्रैक्चर होती है किसी भी ट्रॉमा में। फेलियर चेस्ट, इसमें क्या होता है, सपोज़ ये रिब है, वो या तो फिर एक जगह से फ्रैक्चर होगी या फिर मोर देन 1 साइड होगा उसके फ्रैक्चर होने का, तो वो जो है फ्लोटिंग रिब्स की तरह वर्क करेगी। अगर जो है एक साइड से फ्रैक्चर हुआ, एक फ्रैक्चर हुआ है, तो ये अलग अलग हो जाएगी, और जब इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन होगा तो चेस्ट पेन होगा। इसमें जो सेगमेंट हैं ये इस तरीके से अलग हो गए हैं। जब इंस्पिरेशन करते हैं यानी जब सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है, ये जो स्टर्नम है, ये जो डोम ऑफ डायफ्राम है वो अंदर की तरफ दबता है, और जब एक्सपिरेशन करते हैं तो वो बाहर की तरफ उठता है। तो इस दोनों प्रोसेस में चेस्ट पेन होगा। गन शॉट या स्टैब वुंड, जो गन शॉट है, गन शॉट की वजह से न्यूमोथोरैक्स भी हो सकता है। गन शॉट में ऐसा होगा कि जो, एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज़ अ रफ स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, हार्ट। तो जो गन शॉट है वो सबसे पहले स्किन को रप्चर करेगा, हो सकता है कि इंटरकॉस्टल मार्जिन से अंदर चला जाए और इस पॉइंट पे वो लंग्स को डैमेज कर दे, तो ये एक ओपन वुंड है। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग, दोनों टाइप की ब्लीडिंग होती है। न्यूमोथोरैक्स, अब हम लोग न्यूमोथोरैक्स के बारे में बात करते हैं कि न्यूमोथोरैक्स जो है वो क्या होता है, क्यों होता है। न्यूमोथोरैक्स इज़ द प्रेजेंस ऑफ एयर और गैसेस इन द बॉडी इन द प्लूरल कैविटी। ये जो प्लूरल कैविटी है इसमें एयर भर जाती है। वो क्यों होता है, जैसे कि बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लूरल कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया, तो फिर वो फ्लूइड पीछे की साइड से पोस्टीरियरली उसको ड्रेन करते हैं और उसका
जो फ्लूइड निकला है उसको कल्चर करने के लिए भेजते हैं, और अगर वो सही से पैक नहीं किया गया, वो जहाँ से सिरिंज जो निडल है वो पेनिट्रेट की गई है, वहाँ से अगर उस घाव को जो है वो सही से पैक नहीं किया गया बीटाडीन या फिर गॉज पीस से, तो वहाँ से एयर जो है वो पास करेगी और प्लूरल कैविटी में भर जाएगी, और जिस साइड के प्लूरल कैविटी में भरेगी वो लंग्स के कोलैप्स होने का रीज़न बन सकती है। न्यूमोथोरैक्स जो है वो ट्रॉमा से भी हो सकता है या फिर किसी मैलिग्नेंसी की वजह से भी हो सकता है। न्यूमोथोरैक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स जो होता है वो उन पेशेंट को होता है जिसमें कोई भी प्रीवियस नोन लंग डिजीज़ की हिस्ट्री नहीं होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्मोकिंग या फिर टोबैको ईटिंग से भी हो सकता है। न्यूमोथोरैक्स का एक और रीज़न है जो कि है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी के फैमिली में पहले किसी भी रीज़न की वजह से न्यूमोथोरैक्स हुआ है तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को न्यूमोथोरैक्स हो जाए। बात करते हैं अब सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स की। ये उन लोगों में होता है जो किसी भी लंग डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं। लंग डिजीज़ होने की वजह हो सकती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, इसको जनरली COPD के नाम से भी जानते हैं। सीवियर अस्थमा की वजह से भी सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, और हीमोथोरैक्स की वजह से भी जो है न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। अब बात करते हैं हीमोथोरैक्स की। हीम का मतलब होता है HEM, हीम का मतलब होता है ब्लड। तो और थोरैक्स जो होता है वो अपर बॉडी पार्ट है, जो थोरैसिक कैविटी है उसमें ब्लड का एक्यूमुलेशन, उसे बोलते हैं हीमोथोरैक्स। ये जो होता है वो ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, ये ट्रॉमेटिक हो सकता है। ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से चेस्ट या लंग्स जो हैं वो रप्चर हो सकते हैं। हीमोथोरैक्स या तो एक्स्ट्रा प्लूरल इंजरी की वजह से हो सकता है या तो फिर इंट्रा प्लूरल इंजरी की वजह से हो सकता है। हीमोथोरैक्स जो है वो न्यूमोथोरैक्स की वजह से भी हो सकता है। अब ये ऐसा न्यूमोथोरैक्स की वजह से क्यों हो सकता है? क्योंकि जब जो एक्सेस एयर प्रेशर है वो अगर प्लूरल कैविटी में होगा तो लंग्स जो है, लंग्स से या फिर प्लूरल कैविटी से, कैविटी का जो वॉल है उससे ब्लीडिंग हो सकती है। लंग इन्फेक्शन की वजह से भी न्यूमोथोरैक्स होता है। कैंसर और कैंसर या फिर मैलिग्नेंसी की वजह से भी हीमोथोरैक्स हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हीमोथोरैक्स हो सकता है। काइलोथोरैक्स मीन्स लिम्फेटिक फ्लूइड का जमा हो जाना प्लूरल कैविटी में। जो काइलोथोरैक्स है वो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ट्रोमैटिक, सेकेंड है नॉन ट्रोमैटिक। ट्रोमैटिक में भी 2 पार्ट होता है, एक नॉन एट्रोजेनिक और एट्रोजेनिक। एट्रोजेनिक का मतलब होता है चिकित्सा जनित। दिस इज अ लिटरल मीनिंग विच आई कैन सर्च ऑन गूगल। ये जो नॉन एट्रोजेनिक है वो चाकू के घाव की वजह से हो सकता है या फिर गन शॉट इंजरी हो सकती है, और जो एट्रोजेनिक है वो थोरैसिक सर्जरी की वजह से हो सकता है, हेड या फिर नेक की सर्जरी की वजह से हो सकता है, या फिर एक्सेस रेडिएशन डोज की वजह से हो सकता है। नॉन ट्रोमैटिक काइलोथोरैक्स। नॉन ट्रोमैटिक काइलोथोरैक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है मैलिग्नेंसी, सेकेंड है कोई भी पहले की डिजीज़ है उसके बेसिस पे, या फिर आइडियोपैथिक। आइडियोपैथिक का मतलब होता है
ऑटो, खुद से, सेल्फ। जो डिजीज़ वाला पोर्शन है, जो डिजीज़ है वो हो सकती है ट्यूबरकुलोसिस, बिनाइन ट्यूमर और कार्डियक फेल्योर। दिस इज द डायग्राम ऑफ काइलोथोरैक्स। ये काइल है, जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो यहाँ पे प्लूरल कैविटी में एक्यूमुलेट हो गया है, इसकी वजह से हाइपरडेंस इमेज दिख रही है। कॉजेज़, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर कोई बंदा बहुत काफ़ी हाइट से गिर गया हो, या फिर किसी मार में या मार पिटाई में कोई भी चोट लग गई हो, कोई ब्लंट इंजरी हो, या फिर गन शॉट वुंड हो, चेस्ट कंप्रेशन हो। चेस्ट कंप्रेशन से जो है वो हो सकता है उस केस में कि अगर कोई भी बंदा अचानक से बेहोश हो गया और उसे सीपीआर दे रहे हैं, उस टाइम पे भी थोरेसिक इंजरीज जो हैं वो हो सकती हैं। और स्टैब वुंड, अगर किसी ने नाइफ से स्टैब किया है, छुरा भोंका है, तो उसकी वजह से भी थोरेसिक इंजरीज हो सकती हैं। साइन एंड सिम्टम, तो सबसे पहला साइन और सिम्टम तो पेन होगा। फिर अब थोरैक्स है, वहाँ पे लंग्स पाए जाते हैं, तो लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी। टिंडरनेस, जैसे इनहेल करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं एयर को, तो टिंडरनेस होगी। और कहीं पे अगर चोट लगी है तो वहाँ पे स्वेलिंग भी होगी, चेस्ट की जो स्वेलिंग है। क्रंची फीलिंग अंडर द स्किन, ऐसा लगेगा कि जैसे कि कुछ ऐसे कड़क रहा है या खटकने जैसे कि आवाज़ आएगी इन जनरल टर्म। डायग्नोसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, इंस्पायरेशन, और सबसे पहले एयरवे चेक करते हैं, क्योंकि जो थोरेसिक इंजरी है उसमें समटाइम्स अपर पार्ट ऑफ द थोरैक्स अगर इंक्लूड हो रहा है तो उसमें नेक जो है, नेक भी इंक्लूड होगा। नेक में जो है वो ट्रैकिया है, ट्रैकिया में कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। और जब फिज़िकल एग्जामिनेशन कर लेंगे उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन में ये भी करेंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक जो है वेयर, ट्रॉमा जो है वो कहाँ हुआ है, चेस्ट में हुआ है या फिर उसके लैटरल साइड्स में हुआ है। काइंड ऑफ ट्रॉमा जो है वो कैसा है, ब्लंट है या पेनिट्रेटिंग है। अगर पेनिट्रेटिंग है तो वहाँ से ब्लीडिंग होगी, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो, तो एक्सटर्नल ब्लीडिंग को सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं या फिर किसी बैंडेज से टाइटली बांध देते हैं। उसके बाद हॉस्पिटलाइज करने के बाद रिब्स और स्टर्नम के फ्रैक्चर को देखने के लिए चेस्ट एक्सरे करते हैं, और हार्ट की और थोरैसिक बोन्स की, लंग्स की अगर कोई इंजरी है उसके लिए सीटी स्कैन करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन, एबीसी एनालिसिस, क्लॉटिंग स्टडीज़ करते हैं कि जो ब्लड है वो दिए हुए टाइम में, जो एक ब्लड क्लॉटिंग टाइम है उस टाइम में ब्लड क्लॉट हो रहा है या नहीं। दिस इज़ द चेस्ट एक्सरे, दिस इज़ द CT thorax, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट को CBC भी बोलते हैं। ABG का फुल फॉर्म होता है आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस। इसमें जो है हम लोग वेंटिलेशन चेक करते हैं, एसिड बेस बैलेंस देखते हैं, बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं, और जो आर्टरीज़ हैं, एसोसिएटेड आर्टरीज़ जो हैं उनको देखते हैं। रेडियल आर्टरीज़ जो हाथ में, फोर आर्म में जो आर्टरी होती है उसको ब्रैकियल आर्टरी, जो अपर आर्म में, अपर आर्म के अपर पोर्शन में जो होती है आर्टरीज़ को ब्रैकियल आर्टरी कहते हैं।
और समटाइम्स फेमोरल आर्टरी पंचर भी हो सकती है, या फिर कोई भी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ये ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करने की मशीन है। ट्रीटमेंट, सबसे पहले क्या करेंगे कि इमरजेंसी 911 पे कॉल करेंगे, और अगर नेसेसरी है तो सीपीआर देंगे। अगर जो ओपन इंजरी है, ओपन वुंड है, अगर कोई भी उसमें से ब्लीडिंग हो रहा है तो किसी भी क्लॉथ, किसी भी कपड़े से या फिर बैंडेज की मदद से उसको दबाएंगे। और अगर उसे कवर करना है तो जो इंजरी है उसके 2 इंच ऊपर और 2 इंच नीचे तक कवर करते हैं, और जो ब्लीडिंग है उसको स्टॉप करने के लिए प्रेशर भी अप्लाई करते हैं। जो ब्रीदिंग रेट है उसको मॉनिटर करेंगे। पेन को रिड्यूस करने के लिए पेन किलर देंगे। अगर कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं दिख रही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उस केस में करते हैं जब कोई इंजरी है और एक्सटर्नल ब्लड उसमें से बहुत लॉस हो चुका है। रिमूव एयर फ्रॉम लंग्स बाय द पंक्चर ऑफ निडल फ्रॉम थोरैक्स। कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं हीमोथोरैक्स, जो ब्लड है, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से जो ब्लड है वो प्लूरल कैविटी में इकट्ठा हो गया है, या फिर न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। अगर कोई चोट लगी है और उससे जो एयर है वो एयर पास होकर के प्लूरल कैविटी में एक्यूमुलेट हो जाए। सर्जिकल एम्फाइजिमा, एम्फाइजिमा का मतलब होता है जो एयर है वो एबनॉर्मली प्रेजेंट होती है। और सर्जिकल एम्फाइजिमा को सबक्यूटेनियस एम्फाइजिमा भी कहते हैं। सबक्यूटेनियस का मतलब होता है अंडर द स्किन, त्वचा के नीचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।